जोहार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मेंटर में। आज हम सीएनटी एक्ट 1908 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि काफी प्रक्रियात्मक हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। अध्याय 16। बिल्कुल। ये अध्याय उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर द्वारा चलाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बारे में है। मतलब वो सारे नियम जो ये तय करते हैं कि जमीन से जुड़े मुकदमे सुने कैसे जाएंगे और फैसले लागू कैसे होंगे। और इसे सिर्फ नियमों की एक सूखी लिस्ट की तरह देखने के बजाय हम इसे एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, मान लीजिए एक काश्तकार है बिरसा, जिस पर उसके भूस्वामी ने लगान बकाया होने का मुकदमा कर दिया है। तो आज हम बिरसा के इस पूरे न्यायिक सफर को देखेंगे, मामला दर्ज होने से लेकर फैसले तक और फिर अपील तक भी। ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे कानून के पीछे की मंशा और उसका असर दोनों समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए बिरसा की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले भूस्वामी को ये मुकदमा दायर कहाँ करना होगा? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। यहीं से शुरू करते हैं। धारा 135 जो है वो उपायुक्त के न्यायालय के स्थान के बारे में है। तो उपायुक्त अपना कोर्ट कहाँ लगा सकता है? क्या कोई खास बिल्डिंग तय है? नहीं, धारा 135 कहती है कि उपायुक्त अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कहीं भी न्यायालय लगा सकता है। लेकिन कहीं भी? हाँ, कहीं भी। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है। हर सुनवाई और फैसला हमेशा खुले न्यायालय में होगा। इसका मतलब है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, कोई भी आकर देख सुन सकता है। अच्छा, मतलब बंद कमरों में कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है अगली धारा 136, जो बताती है कि बिरसा का भूस्वामी आवेदन देगा कहाँ। तो वो आवेदन कहाँ जमा होगा? क्या सीधे उपायुक्त के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए धारा 136 कई विकल्प देती है। आवेदन सीधे उपायुक्त के पास, जिले के राजस्व कार्यालय में या फिर उप कलेक्टर के कार्यालय में भी दिया जा सकता है। मतलब लोगों को सिर्फ एक ही दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। सही बात है। यहाँ एक दिलचस्प स्थिति हो सकती है। मान लीजिए बिरसा की जमीन ऐसी जगह है जो 2 जिलों या 2 अनुमंडलों की सीमा पर पड़ती है। तब मामला कहाँ सुना जाएगा? इसमें तो मतलब भ्रम हो सकता है। हाँ, और इस भ्रम को दूर करने के लिए ही धारा 138 है। ये साफ साफ कहती है कि ऐसे मामले में वाद का फैसला उस जिले या अनुमंडल में होगा जहां जमीन का ज्यादातर हिस्सा मौजूद है। अच्छा, तो जहाँ जमीन का बड़ा टुकड़ा वहीं सुनवाई होगी। बिल्कुल। इससे अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद नहीं रहता। ठीक है। अब एक और बड़ा सवाल, इस तरह के मामलों को सिर्फ उपायुक्त ही क्यों सुन सकते हैं? कोई और अदालत क्यों नहीं? ये इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो धारा 139 में बताया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें सुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त को है, जैसे लगाम तय करना, जमीन का पट्टा देना या बिरसा जैसे किसी काश्तकार को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करना। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसका उद्देश्य शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करना था? नहीं, इसका मुख्य कारण विशेषज्ञता है। जमीन और राजस्व के मामले बहुत संवेदनशील और जटिल होते हैं। उपायुक्त को इन मामलों की गहरी समझ होती है। अगर ये मामले अलग अलग सिविल अदालतों में जाएंगे तो फैसलों में बहुत भिन्नता आ सकती है और प्रक्रिया भी शायद बहुत लंबी खिंच जाएगी। हाँ, इसीलिए एक विशेषीकृत प्राधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है। समझ गई। अब मान लीजिए बिरसा के गांव में और भी कई किसान हैं जिनकी यही समस्या है। क्या वे सब मिलकर एक सामूहिक मुकदमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। धारा 140 इसी की इजाजत देती है। एक ही गांव के कई अधिभोगी मिलकर या उनके खिलाफ सामूहिक रूप से वाद दायर किया जा सकता है। और अगर भूस्वामी एक से ज्यादा हो तो धारा 142 काम आती है। अगर भूस्वामी सह अंशधारी हैं तो उनमें से कोई एक सिर्फ अपने हिस्से के लगान की वसूली के लिए अलग से मुकदमा कर सकता है। उसे दूसरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस प्रक्रिया में एक बहुत ही मुझे लगता है प्रगतिशील प्रावधान पर आते हैं, धारा 160, जो महिलाओं की उपस्थिति से जुड़ा है। हाँ, और ये 1908 के समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। धारा 160 कहती है कि अगर किसी स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार किसी महिला का सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना ठीक नहीं माना जाता तो उसे छूट मिल जाएगी? हाँ, तो उसे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट दी जाएगी। कानून यहाँ स्थानीय सामाजिक संवेदनाओं का सम्मान कर रहा है। ये सच में एक बहुत विचारशील प्रावधान है। चलिए अब बिरसा की कहानी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सुनवाई पूरी हो गई, अब फैसले की प्रक्रिया क्या होगी? धारा 170 इसे साफ करती है।
फैसला, जिसे हम डिक्री या आदेश कहते हैं, वो हमेशा खुले न्यायालय में ही सुनाया जाएगा और उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। एक मिनट, यहाँ डिक्री और आदेश ये दो शब्द आ रहे हैं। क्या हम अपने सुनने वालों के लिए इसका सरल सा अंतर बता सकते हैं? हाँ जरूर। मोटे तौर पर समझें तो डिक्री मुकदमे का अंतिम निर्णय है जो दोनों पक्षों के अधिकारों को तय करता है, जैसे बिरसा को बेदखल किया जाएगा या नहीं। और आदेश? जबकि आदेश प्रक्रिया के दौरान दिए जाने वाले किसी भी औपचारिक निर्देश को कह सकते हैं। हर डिक्री एक आदेश है, पर हर आदेश डिक्री नहीं होता। बहुत बढ़िया, ये स्पष्ट हो गया। तो मान लेते हैं कि फैसला बिरसा के खिलाफ आता है और उसे बेदखल करने का आदेश होता है। इस स्थिति में बिरसा के पास क्या अधिकार बचते हैं? यहीं पर शायद धारा 178 और 178 का काम आती होंगी। बिल्कुल। धारा 178 भूस्वामी को अधिकार देती है कि अगर बिरसा जैसा अनधिभोगी रैयत लगान नहीं चुकाता तो वह उसे बेदखल करने और बकाया लगान की वसूली के लिए एक ही मुकदमे में आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ कानून बिरसा को असहाय नहीं छोड़ता, है ना? बिल्कुल नहीं छोड़ता। यहीं पर धारा 178 का एक अद्भुत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। बेदखली का आदेश होने के बावजूद बिरसा को जमीन का कब्जा देने से पहले अपनी उगाई हुई फसल को काटने और ले जाने का पूरा अधिकार होगा। वाह, मतलब उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। हाँ, सोचिए 1908 में ये कानून कितना दूरदर्शी था। ये सिर्फ लगान वसूलने की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि एक परिवार भूखा ना सोए। रैयत की मेहनत को कानूनन सम्मान दिया गया है। ये तो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। अच्छा, एक और स्थिति सोचिए। मान लीजिए अदालत ने भूस्वामी को आदेश दिया कि वो बिरसा को पट्टा दे, लेकिन भूस्वामी आनाकानी कर रहा है, तब क्या होगा? तब उपायुक्त के पास सीधी शक्ति है। धारा 179 कहती है कि अगर भूस्वामी आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर पट्टा नहीं देता है तो उपायुक्त खुद अपने हस्ताक्षर से बिरसा को पट्टा दे सकता है। 3 महीने की समय सीमा, ये महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए बिरसा पर लगान का जो बकाया है उसकी वसूली के लिए आदेश हुआ है। इस आदेश को लागू करने यानी निष्पादन की प्रक्रिया क्या है? यहाँ धारा 180 और 181 है। हाँ, और यहाँ समय सीमा को लेकर थोड़ा भ्रम हो सकता है, इसे ध्यान से समझना होगा। धारा 180 कहती है कि आदेश को लागू करवाने के लिए आवेदन आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर करना होगा। और धारा 181 वो तो 3 साल की बात करती है। यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। आपको उलझना स्वाभाविक है। देखिए, धारा 180 एक तरह से शुरुआती समय सीमा है, आपको 3 महीने में एक्शन लेना है, लेकिन धारा 181 एक बाहरी सीमा, एक डेडलाइन तय करती है। अच्छा। हाँ, किसी भी हालत में आदेश की तारीख से 3 साल बीत जाने के बाद निष्पादन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 3 महीने के अंदर आवेदन करना है और कुल सीमा 3 साल की है। तो निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या भूस्वामी बिरसा की कोई भी संपत्ति कुर्क करवा सकता है? उसका घर, उसके औजार, सब कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस कानून का सबसे मानवीय चेहरा सामने आता है। धारा 186 एक लंबी सूची देती है कि किसी भी ऋणी की कौन कौन सी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। जैसे कि इसमें ऋणी और उसके परिवार के पहनने के कपड़े, बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन, खेती के औजार, उसके बैल या दूसरे पशु और अगली फसल के लिए रखे गए बीज शामिल हैं। कानून किसी को पूरी तरह से साधन ही नहीं बनाना चाहता। और धारा 186 का तो शायद इससे भी आगे जाती है। हाँ, धारा 186 का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ये साफ कहती है कि लगान की डिग्री के निष्पादन में किसी रैयत को सिविल जेल नहीं भेजा जा सकता। और सबसे जरूरी बात, उसका घर और उससे जुड़ी जरूरी जमीन, जिसे बाड़ी भूमि कहते हैं, उसको बेचा नहीं जा सकता। मतलब उसका सिर छुपाने की जगह और आजीविका के मूल साधन सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। तो एक बार जब आदेश लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कानून ये कैसे सुनिश्चित करता है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध हो? उसके लिए भी नियम है। यहीं पर धारा 188, 191 और 194 एक साथ काम करती हैं। धारा 188 एक समय सीमा तय करती है। निष्पादन का वारंट सिर्फ 60 दिन तक ही लागू रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि सालों तक किसी के सिर पे तलवार लटकी रहे? सही बात है। और अगर किसी को पैसे ना चुकाने पर गिरफ्तार करने की नौबत आ जाए तब धारा 191 के नियम लागू होते हैं। पहली बात तो ये कि गिरफ्तारी तभी होगी जब वो पैसे नहीं दे पाता, और जेल की अवधि भी राशि पर निर्भर करती है।
50 रुपए तक के बकाये के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते, और उससे ज्यादा पर? उससे ज्यादा की राशि के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है। ये असीमित नहीं है। और अगर कोई बेदखली के आदेश का विरोध करे, कब्जा ना दे, तब धारा 194 उपायुक्त को शक्ति देती है कि वो अपनी मजिस्ट्रेट शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आदेश को लागू कराए। ठीक है, एक खास स्थिति धारा 195 में है। अगर कोई ऐसा किराएदार हो जो खुद खेती नहीं करता, बस जमीन पकड़कर बैठा है। हाँ, तो उसका पट्टा रद्द करने की सूचना सबको देने के लिए कानून एक बड़ा देसी और व्यवहारिक तरीका बताता है। क्या? ऐसी स्थिति में पट्टा रद्द होने की घोषणा गांव में डुगडुगी पिटवाकर की जाएगी, या फिर उस जमीन पर ही एक नोटिस चिपका दिया जाएगा ताकि किसी से भी ये जानकारी छुपी ना रहे। ये तो वाकई बहुत व्यवहारिक तरीका है। ठीक है, अब प्रक्रिया आगे बढ़ती है और मान लीजिए बिरसा की संपत्ति बेचने की नौबत आ जाती है। क्या कुर्की के तुरंत बाद उसे बेच दिया जाएगा? नहीं, धारा 201 एक जरूरी कूलिंग ऑफ पीरियड देती है। किसी भी चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की और उसकी बिक्री के बीच कम से कम 10 दिनों का अंतराल होना अनिवार्य है, ताकि उस व्यक्ति को शायद कोई और व्यवस्था करने का समय मिल जाए। हाँ, शायद। मान लीजिए उसकी जोत यानी जमीन का टुकड़ा बेच दिया गया, लेकिन बकाया फिर भी पूरा नहीं हुआ, तब क्या होगा? इसका जवाब धारा 210 में है। अगर जोत बेचने के बाद भी बकाया रह जाए तो ऋणी की दूसरी चल या अचल संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी। यहाँ एक और पेच लगता है। नीलामी से ठीक पहले कोई तीसरा आदमी आकर कहे कि अरे ये जमीन तो मेरी है, तब क्या होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो धारा 211 में बताई गई है। अगर बिक्री से पहले कोई तीसरा पक्ष जमीन पर अपने कानूनी कब्जे का दावा करता है तो उपायुक्त बिक्री को रोक देगा और उस दावे की जांच करेगा। मतलब तीसरी निर्दोष की संपत्ति नहीं बिकेगी। सही है। अगर वो व्यक्ति डिक्री की रकम जमा कर देता है तो बिक्री रुक जाएगी और दावे पर पूरी सुनवाई होगी। अब शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मान लीजिए सारी प्रक्रियाओं के बाद बिरसा की अचल संपत्ति बिक गई, क्या अब सब खत्म हो गया? क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, एक रास्ता बचा है, और ये इस अध्याय का सबसे बड़ा सेफ्टी वाल्व है जो धारा 212 में दिया गया है। अच्छा, क्या है वो? अगर किसी की अचल संपत्ति बिक गई है तो भी वो व्यक्ति बिक्री के 90 दिनों के भीतर बकाया की पूरी रकम और खरीदार को हर्जाने के तौर पर खरीद मूल्य का 5% देकर बिक्री को रद्द करवा सकता है। 90 दिन? ये तो बहुत बड़ी राहत है। मतलब अपनी जमीन वापस पाने का एक आखिरी मौका। बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलन है। ऋणी को उसकी जमीन वापस पाने का मौका देना, लेकिन साथ ही खरीदार जिसने नीलामी में पैसा लगाया उसके साथ भी अन्याय ना हो। वो 5% हर्जाना उसके लिए है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी चरण में आते हैं। मान लीजिए बिरसा उपायुक्त के फैसले से खुश नहीं है, तो अपील का क्या प्रावधान है? अपील का सिस्टम एक पिरामिड जैसा है जिसे धारा 215 समझाती है। सबसे नीचे 100 रुपए तक के मामले हैं जिनका फैसला उपायुक्त के लेवल पर ही फाइनल हो जाता है, कोई अपील नहीं। और उससे बड़े मामले? 100 से 5000 रुपए तक के मामले आयुक्त यानी कमिश्नर के पास जाते हैं। और जो सबसे बड़े मामले हैं यानी 5000 से ज्यादा के, वो सीधे पिरामिड की चोटी यानी उच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं। और अपील करने के लिए समय कितना मिलता है? धारा 216 के अनुसार अपील करने के लिए फैसले की तारीख से 30 दिन का समय मिलता है। अगर आयुक्त के फैसले से भी कोई संतुष्ट ना हो तो क्या आगे भी अपील हो सकती है? नहीं, धारा 217 ये साफ करती है कि आयुक्त के अपीली आदेश पर आगे कोई और अपील नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक खास प्रावधान है पुनरीक्षण का यानी रिव्यू का। अच्छा। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या आयुक्त को अगर लगता है कि न्याय के हित में फैसले पर दोबारा नजर डालने की जरूरत है तो वे ऐसा कर सकते हैं। इस अध्याय का एक विस्तार भी है, अध्याय 16A। उसमें क्या खास है? हाँ, उसकी धारा 229 क सरकार के अलावा दूसरे भूस्वामियों को एक विशेष अधिकार देती है। वे लगान के बकाये की वसूली के लिए बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत आवेदन कर सकते हैं। ये क्या है? यह एक ज्यादा सख्त और तेज प्रक्रिया है। हालांकि इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करने की इजाजत देना या न देना ये पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। हमने बिरसा की कहानी के जरिए अध्याय 16 की लगभग सभी महत्वपूर्ण धाराओं को समझ लिया है। चलिए, परीक्षा के नजरिए से इस अध्याय में बताई गई सभी महत्वपूर्ण समय सीमाओं को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर, ये एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा। सबसे पहले, अगर भूस्वामी पट्टा देने के आदेश का पालन न करे तो उपायुक्त 3 महीने बाद खुद पट्टा दे सकता है। ये धारा 179 में है। और निष्पादन का वारंट कितने समय तक प्रभावी रहता है?
निष्पादन वारंट का प्रभाव अधिकतम 60 दिनों तक होता है, जैसा धारा 188 में बताया गया है। गिरफ्तार ऋणी को जेल में रखने की अवधि? धारा 191 के अनुसार 50 रुपए तक के लिए अधिकतम 6 सप्ताह और उससे अधिक राशि पर अधिकतम 6 माह। चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के बीच कितना समय होना चाहिए? धारा 200 के तहत कम से कम 10 दिन का अंतराल अनिवार्य है। और वो सबसे महत्वपूर्ण समय सीमा, अगर किसी की अचल संपत्ति बिक जाए तो उसे रद्द कराने के लिए कितना समय मिलता है? धारा 212 के अनुसार बिक्री को रद्द कराने के लिए आवेदन 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है, साथ में हर्जाना देकर। और अंत में अपील की समय सीमा? धारा 216 के तहत अपील की समय सीमा फैसले की तारीख से 30 दिन है। शानदार। तो ये था CNT एक्ट के अध्याय 16 का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि यह सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये कानून सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा कवच हैं। हर नियम, हर समय सीमा के पीछे एक सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाने का प्रयास है। सही कहा। धारा 186 का जो घर को बिकने से बचाती है, या धारा 178 का जो फसल काटने का हक देती है, ये सब कानून के मानवीय पक्ष को दिखाते हैं। बिल्कुल। और शायद आखिर में सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने ये प्रक्रियात्मक कानून आज के दौर में कितने प्रासंगिक हैं? क्या इनमें आज की जरूरतों के हिसाब से सुधार की गुंजाइश है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कानून को समय के साथ विकसित होना चाहिए। इन प्रावधानों की मूल भावना, जो कि कमजोर पक्ष की रक्षा करना है, आज भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन शायद प्रक्रियाओं को और तेज और सुलभ बनाने के तरीके खोजे जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ JPSC और JSSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल JPSC मेंटर और क्विज टाइम झारखंड में।